हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब फैमिली। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जंतुओं में पाचन। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग देखते हैं कि जंतुओं में पाचन कैसे होता है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जंतु अपने भोजन के लिए किसी और जीव जंतु या फिर पेड़ पौधे के ऊपर क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। तो इसलिए जंतु जो है वो क्या है, एक परपोषी जीव है ना। अब परपोषी में हमने आपको बताया था कि परपोषी जीव जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं पिछले क्लास को। परपोषी जीव के बारे में हमने बताया था। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जंतु में पाचन होता कैसा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी समझने वाली जो चीज है वो ये है कि जंतु जो है अपना भोजन खुद से नहीं बना पाता है ना। ये उस भोजन की बात नहीं किया जा रहा है, यानी कि चावल वगैरह हम लाए, कुकर में चढ़ा दिए या फिर डेगची में चूल्हा के ऊपर चढ़ा दिए। ये उस पाचन की बात नहीं किया जा रहा, सॉरी, उस भोजन की बात नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे उस भोजन की बात किया जा रहा है जो हम प्राप्त करते हैं। जैसे चावल, चावल हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो हम किसी पेड़ पौधे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। दाल, दाल हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो इसके लिए भी हम किसी न किसी पेड़ पौधे के ऊपर ही क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। मतलब जो भी चीज हम खाते हैं या फिर खाने वाले जो भी हमारे लिए पदार्थ हैं, तो वे सभी के सभी या तो हम जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं या फिर पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। तो जैसे ही हम दूसरे जीवों पे आश्रित हो गए, डिपेंड हो गए, तो हम क्या कहला गए, परपोषी जीव। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा थोड़ा सा एक पॉइंट कि जितने भी जीव होते हैं वे परपोषी होते हैं। परपोषी कहने का मतलब कि वो अपने भोजन के लिए किसी और पे क्या होते हैं, डिपेंड रहते हैं। तो जितने भी जीव होते हैं वो क्या होते हैं, परपोषी होते हैं, है ना। अब परपोषी जीव यानी अपने पोषण के लिए, अपने भोजन के लिए किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे, किसी और जीव जंतु के ऊपर डिपेंड रहेंगे या फिर किसी और पेड़ पौधे के ऊपर डिपेंड रहेंगे। तो आज हम लोग वही देखने वाले हैं कि जब वो डिपेंड है तो आखिर उनके अंदर जो पाचन होता होगा वो कैसे होता होगा, है ना। क्योंकि जैसे ही हमने पोषण को ग्रहण किया तो पोषण तो हम ग्रहण कर रहे, लेकिन उस पोषण से पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को पाचन की क्रिया करना पड़ेगा। पिछले ही क्लास में हम आप लोगों को बता चुके हैं कि जो हम लोगों के जीवन जीने के लिए या फिर जैव प्रक्रम के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जैव प्रक्रम के लिए 5 प्रक्रियाएं क्या है, जरूरी है। कौन कौन है? तो पहला हो गया पोषण, पाचन, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, है ना। और अपने जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, अपने वंशों को जीवित रखने के लिए कौन सा, प्रजनन। तो ये चीज आपको क्लियर होगी, आशा करते हैं। चलिए यहाँ पे समझिएगा कि जितने भी जीव होते हैं वो क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। तो परपोषी होते हैं, तो परपोषी में भी 3 चीज हम बताए थे आपको। एक बताए थे मृतजीवी, एक बताए थे परजीवी और एक और बताए थे हम प्राणीसम। चलिए इसको भी हम लिख देते हैं। परपोषी जीव में हमने आपको बताया था 3 प्रकार, एक मृतजीवी, एक परजीवी और तीसरा प्राणीसम। ये 3 चीज हमने आपको परपोषी में बताया था कि परपोषी जीव जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, मृतजीवी, परजीवी और प्राणीसम। मृतजीवी कहने का मतलब कि वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए मरे हुए शरीर पर या फिर सड़े गले पदार्थों के ऊपर क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, या फिर अपना पदार्थ भी क्या करते हैं, सड़े गले जगहों से प्राप्त करते हैं। जैसे आप लोगों ने मशरूम देखा होगा, जिसे बिहार में लोग गोबर छत्ता के भी नाम से जानते हैं। तो ये चीज कहाँ पे उगता है, तो जहाँ पे खूंटी वगैरह होता है, खूंटी वही जो वाल का बनाया जाता है, जब वो सड़ जाता है या फिर किसी लकड़ी को काट करके आप रख दीजिए, वो थोड़ा दिन के बाद क्या हो जाता है, पानी की वजह से सड़ने लगता है, पानी और मिट्टी की वजह से सड़ने लगता है। पानी से लकड़ी सड़ता नहीं और नहीं जल्दी उसमें डूबता है ना। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जैसे ही वो सड़ेगा तो वहां पे क्या होगा कि मशरूम पनपना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि गोबर छत्ता निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए सड़े गले पदार्थों पर या फिर मृत शरीर पर डिपेंड रहते हैं या फिर मृत शरीर से प्राप्त करते हैं, वे हमारे कहलाते हैं मृतजीवी। परजीवी में हमने आपको बताया था कि वैसे जीव या वे सारे जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे के संपर्क में रह करके करते हैं, है ना। जब किसी दूसरे के संपर्क में रह करके वो अपना भोजन कर रहे हैं तो वो कहलाएंगे परजीवी। जैसे एग्जाम्पल में हम आप लोगों को बताए थे जूं, है ना, जो हमारे बालों में क्या होता है, रेंगते रहता है, ये अपना भोजन हमारे शरीर से प्राप्त करता है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, एक परजीवी जीव हो जाएगा। और तीसरा हम बताए थे आपको प्राणीसम। प्राणीसम में हमने आपको बताया था कि प्राणीसम वे सारे जीव जो अपना भोजन तरल और ठोस
दोनों माध्यमों में ले सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्राणी सम कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, बैल, गाय, बकरी, है ना, ये सब हम लोग क्या करते हैं कि पानी के भी हम लोग की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि तरल पदार्थों की भी आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए ये सब के सब किस में आ जाएंगे, प्राणी सम में आ जाएंगे। तो चलिए यहाँ तक तो खैर आप लोग को पता भी होगा, और नहीं पता है तो एक बार देख लीजिए। चलिए, हमने बताया कि जितने भी जीव होते हैं वो क्या होते हैं, परपोषी जीव होते हैं, और विभिन्न प्रकार के प्राणी संपोषी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम बोल रहे हैं विभिन्न प्रकार के प्राणी संपोषी जंतुओं में अंतर्ग्रहण भिन्न भिन्न प्रक्रिया द्वारा होता है या भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। यानी कि जितने भी जीव है यानी प्राणी समजीव है जो अपना भोजन ठोस और तरल के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, उनके अंदर अंतर्ग्रहण की क्रिया मतलब भोजन खाने की प्रक्रिया अलग अलग हो सकती है। जैसे हम बात करते हैं अमीबा की, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ कितनी कोशिका होती है, एक ही कोशिका होती है, इसका कोई आकार नहीं होता है। मतलब आप अगर हम कह दें कि यह अमीबा है तो बिल्कुल ये अमीबा हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई आकार नहीं है, ये आकार को क्या करते रहता है, चेंज करते रहता है। तो अगर बात किया जाए अमीबा की, है ना, तो अमीबा में ये न्यूक्लियस हो गया हमारा यानी कि केंद्रक, और यही विभाजन होकर के यह क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं, यानी कि यह टूटेगा और टूट करके दो भागों में बटेगा, विखंडित होते हैं। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक चीज और नोट कर लीजिएगा कि अमीबा में प्रजनन जो होती है वो विखंडन विधि से होती है ना। तो अमीबा की अगर बात किया जाए तो अमीबा जो होते हैं अपने भोजन को या फिर अपने पोषण को अंतःग्रहण के द्वारा, किसके द्वारा, अंतःग्रहण के द्वारा प्राप्त करते हैं। अंतःग्रहण कहने का मतलब कि इसमें कुटपाद होता है, क्या होता है, कुटपाद, और यह कुटपाद की मदद से किसी भी भोजन को चारों ओर घेर लेता है, और घेरने के बाद उसको क्या कर लेता है, अपने अंदर ग्रहण कर लेता है, यानी कि अंतःग्रहण कर लेता है ना। और उसको करने के बाद इसके अंदर डाइजेस्ट होता है, और फिर किसी भी भाग से कहीं से भी वो क्या होता है, बहिष्करण प्रक्रिया द्वारा बाहर निकल जाता है। मतलब कि यहाँ पे समझिएगा कि इसमें भोजन को ग्रहण करने के लिए और या फिर भोजन को त्याग करने के लिए कोई विशेष अंग नहीं पाए जाते हैं। एग्जाम में भी पूछता है कि ऐसा कौन सा जीव है जिसमें भोजन ग्रहण या भोजन त्याग करने के लिए कोई विशेष अंग नहीं पाया जाता है, तो वहां पे आंसर हो जाएगा अमीबा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। तो अमीबा में पोषण अंतःग्रहण के द्वारा तथा पाचन बहिष्करण प्रक्रिया के द्वारा पूर्ण होते हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, एक बार थोड़ा सा बात समझ लीजिए कि पैरामीशियम भी क्या है, एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम के बारे में कहा जाता है कि यह भी एक क्या है, प्राणी संपोषी जीव है। प्राणी संपोषी करने का मतलब कि यह भी अपना भोजन ठोस और तरल दोनों के माध्यम में ग्रहण कर सकता है, परंतु इसका आकार जो होता है वो निश्चित होता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अमीबा का आकार अनिश्चित होता है, जबकि पैरामीशियम का जो आकार होता है वो निश्चित होता है ना। और इसका अगर हम बात करें पैरामीशियम की, तो पैरामीशियम की जो प्रचलन अंगक है वो होता है हमारा सिलिया, है ना। ये समझ लीजिएगा, ज्यादा बड़ा पॉइंट नहीं है, थोड़ा सा पॉइंट है, सिलिया है, और इसमें भोजन ग्रहण करने के लिए एक स्पेशल क्या होते हैं, अंग होते हैं, यानी कि जिसे हम मुख कहते हैं, है ना। अब हम लोग आते हैं जंतुओं में पाचन के ऊपर, किसके ऊपर, मनुष्यों में पाचन, है ना। जंतुओं में पाचन हम देख लिए, अब हम लोग देखेंगे मनुष्यों में पाचन। मनुष्यों में पाचन, डाइजेशन इन ह्यूमन। यहाँ पे भी थोड़ा सा गलती हो गया, न्यूट्रिशन लिखा गया, यहाँ पे भी क्या कर लीजिएगा, डाइजेशन होगा, क्योंकि हम लोग आज की क्लास में पढ़ रहे हैं डाइजेशन इन एनिमल्स। चलिए, डाइजेशन इन ह्यूमन यानी कि मनुष्यों के अंदर पाचन या फिर मनुष्य का पाचन तंत्र। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि मनुष्यों के अंदर जो पाचन होते हैं या फिर जंतुओं के अंदर जो पाचन होते हैं वो एक खास प्रकार की तंत्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा, तंत्र के द्वारा होता है, जिसे हम कहते हैं पाचन तंत्र। क्या कहा जाता है, पाचन तंत्र, है ना। पाचन तंत्र, यहाँ पे देखिएगा लास्ट में लगा हुआ है तंत्र। तंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टम। क्या बोला जाता है, सिस्टम। और पाचन को बोला जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि यहाँ पे बोला गया सिस्टम,
और आप लोग किसी भी सिस्टम को उठा करके देख लीजिए, फिर वो चाहे पीसी हो, कंप्यूटर हो या फिर डीजे सिस्टम हो, है ना, तो उसमें एक चीज यानी कि अगर बात किया जाए तो एक पार्ट नहीं रहता है, उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, पार्ट होते हैं और सब मिला करके कहा जाता है उसको सिस्टम। वैसे ही हमारे अंदर यानी कि जो तंत्र है इसके अंदर कोई एक अंग भाग नहीं लेगा, इसमें बहुत सारे क्या होंगे, अंग मिल करके भाग लेंगे और उसी को हम कहते हैं पाचन तंत्र। जैसे आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि कोशिका कोशिका मिल करके, है ना, सेल सेल मिल करके क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं, और टिश्यू टिश्यू मिल करके क्या बनते हैं, हाँ, सेल सेल मिल करके यानी कोशिका कोशिका मिल करके क्या बनते हैं, उत्तक बनते हैं, और उत्तक उत्तक मिल करके अंग बनते हैं, और अंग अंग मिल करके अंग तंत्र बनते हैं, और जब बहुत सारे अंग तंत्र एक साथ जुड़ जाते हैं तब जाकर के हमारे जैसे बॉडी का निर्माण होता है, सॉरी आपके जैसे भी बॉडी का निर्माण होता है। आई होप आपको पता होगा, ये 9th क्लास की चीज है ना। हम लोग थे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात किया जाए यानी पाचन तंत्र, तो यहाँ पे तंत्र लगा हुआ है यानी कि हम समझेंगे कि इसमें कोई एक अंग नहीं होगा, इसमें बहुत सारे क्या होंगे, अंग मिल करके भाग लिए होंगे, है ना। और मनुष्य के मतलब मनुष्यों के अंदर पड़ रहे हैं, तो मनुष्य के पाचन तंत्र का एक अलग ही नाम दिया गया है, जिसका नाम दिया गया है आहार नाल। क्या नाम दिया गया है, आहार नाल, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, आहार नाल में बहुत सारे क्या होते हैं, अंग मिलकर के भाग लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने आप फिगर बना दिया है ना, यह फिगर को आप देखिए, ये मनुष्य का पाचन तंत्र है, मनुष्य का पाचन तंत्र। आप यह डायग्राम देख करके सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, यानी मुख से लेकर के हमारे कमर तक के जितने भी भाग है, इसके अंदर के जितने भी पार्ट हैं, ये सब मिलकर के क्या करते हैं, एक पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं, और इसी को हम कहते हैं आहार नाल, जिसका शुरुआत मुख गुहा से लेकर के बड़ी आंत तक होती है ना। तो आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप एक बार डायग्राम को देख लीजिए और इसको एक जगह पे नोट कर लीजिए। हम इसी के बारे में धीरे धीरे करके पढ़ने वाले हैं कि भोजन हमारे मुख में जाता है, उसके बाद उसको क्या किया जाता है, दांतों के द्वारा चबाया जाता है ना। तो ये सारे चीजों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अगर हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे तो समझिए कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके क्लास से छूट जाएगा या फिर आपके सिलेबस से छूट जाएगा। इसलिए इसे कवर करना भी क्या है, बहुत जरूरी है ना। तो अगर बात किया जाए डाइजेस्टिव सिस्टम की, किसके बारे में, मनुष्यों के बारे में, तो मनुष्यों के डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या कहा जाता है, आहार नाल कहा जाता है। यानी कि यहां पे आप एक पॉइंट बना सकते हैं कि मनुष्य तथा उच्च वर्ग के जंतुओं के, उच्च वर्ग के जंतुओं में पाचन की क्रिया आहार नाल द्वारा पूर्ण होती है, या फिर इसको इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि मनुष्य तथा उच्च वर्ग के जंतुओं में पाचन के लिए एक खास प्रकार का अंग पाया जाता है जिसे आहार नाल कहा जाता है ना। वही चीज बेटा है, आप लोग उसी को लिखिए कि मनुष्यों तथा उच्च वर्ग के जंतुओं में पाचन के लिए एक खास प्रकार का, एक खास प्रकार का तंत्र पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। चलिए, है ना, यानी कि मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतु में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं। क्या होते हैं, विशेष अंग पाया जाता है। यहाँ पे अंग कर लीजिएगा, तंत्र नहीं, यहाँ पे विशेष अंग पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, आहार नाल कहते हैं। चलिए, अब मनुष्य के आहार नाल के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में, मनुष्य के आहार नाल। आहार का मतलब होता है भोजन, और नाल का मतलब नली, यानी कि जिस नली के द्वारा हमारा भोजन जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। आहार का मतलब भोजन और नाल का मतलब नली, मतलब जिस नली के द्वारा हमारा भोजन जाता है उसी को हम क्या कहेंगे, आहार नाल कहेंगे। जैसे आप लोग देखिए, यहाँ से मुख से नलिया स्टार्ट हुआ हमारा, धीरे धीरे करते हुए कहाँ चला गया, अमाशय में, अमाशय से करते हुए
अग्नाशय होते हुए कहाँ चली गई, छोटी आंत में चली गई, छोटी आंत से होते हुए कहाँ चली गई, बड़ी आंत में, और बड़ी आंत से शरीर से बाहर, है ना। तो ये जितने भी प्रक्रिया हो रही है ये सब एक नली में हो रही है, इसीलिए इसे क्या नाम दिया गया है, आहार नाल नाम दिया गया है ना। समझने के लिए हम बता दिए कि आहार नल, आहार का मतलब भोजन, और भोजन जिस नली में जाएगा उसी को हम कहेंगे आहार नाल। चलिए, तो आप समझ जाइएगा कि आहार नल, है ना, आहार नाल की लंबाई जो होती है वो 8 से 10 मीटर होती है। कितनी होती है, 8 से 10 मीटर लंबाई की अगर बात करें तो आहार नल की लंबाई जो होती है 8 से 10 मीटर तक होती है ना। और यह जो होता है मुख्य गुहा से शुरू होता है, कहाँ तक, कहाँ से शुरू होता है, यह मुख्य गुहा से शुरू होता है, मुख्य गुहा से शुरू होकर मुख्य गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली हुई है। कहाँ तक फैली हुई है, मल द्वार तक फैली है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज है आहार नाल के बारे में जिसके बारे में हम लिख दे रहे हैं। यानी कि मुख्य गुहा की लंबाई की अगर बात की जाए तो 8 से 10 मीटर होती है, और मुख्य गुहा आहार नाल जो होती है वो मुख्य गुहा से शुरू होकर के कहाँ तक फैली है, हमारे मल द्वार तक फैले। यहाँ देखिए, यहाँ से मुख है और ये मुख्य गुहा से स्टार्ट होकर के कहाँ तक फैला हुआ है, मल द्वार तक फैला हुआ है ना। इसके अलावा आहार नाल के लिए विभिन्न भाग की रचना तथा उनके कार्य निम्नलिखित हैं। अब समझिएगा, आहार नाल के लिए आहार नाल के विभिन्न भाग तथा उनका कार्य। चलिए, आहार नाल के विभिन्न भाग तथा उनका कार्य। अगर बात किया जाए आहार नाल की तो हम अभी आप लोगों को बताएं कि आहार नाल जो होता है वो कहाँ से शुरू हुआ है, मुख्य गुहा से शुरू हुआ है, कहाँ तक फैला हुआ है, तो मल द्वार तक फैला हुआ। आहार नाल की लंबाई कितनी है, तो 8 से 10 मीटर लंबाई है। इसके अलावा मुख्य गुहा, अगर बात किया जाए मुख्य गुहा की, है ना, समझिएगा यहाँ पे जैसे हमारा मुख है ना, तो मुख के अंदर क्या क्या है, तो मुख्य गुहा के अंदर हम लोगों को 3 चीजें मिल जाती है। एक मिल जाता है जीभ, दूसरा मिल जाता है दांत, और तीसरा मिल जाता है हमारा सलाइवा यानी कि लार, है ना। ये 3 चीज हमारा कहाँ पर मिल जाता है, मुख के अंदर मिल जाता है। अगर मुख की बात किया जाए तो मुख्य गुहा जो होती है वो मांसल, है ना, एक मांसल रचना से, या फिर ये कह लीजिए कि एक मांसल अंग से क्या होती है, खुलती और बंद होती है, जिसे हम कहते हैं ओष्ठ। क्या कहते हैं, ओष्ठ कहते हैं, यानी कि होठ कहते हैं, लिप्स जिसे इंग्लिश में बोला जाता है। तो मुख्य गुहा के अंदर कौन कौन सी चीज है ना। तो आहार नाल के विभिन्न अंग तथा कार्य के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला मुख्य गुहा, मुख्य गुहा। चलिए, मुख्य गुहा के अंदर हमने देखा क्या क्या चीज, 3 चीज हमने देखा। एक देखा दांत, दूसरा जीभ, और तीसरा, जल्दी से बताइए, तीसरा लार ग्रंथियां, है ना। एक हमारा हो गया दांत, जीभ और लार ग्रंथियां। चलिए, अब हम आहार नाल के विभिन्न भाग तक क्या देख रहे हैं, उनका कार्य देख रहे हैं। मतलब कि आहार नाल में कौन कौन से भाग हैं, आहार नाल में कौन कौन सा अंग भाग लिया है, और उनका कार्य क्या क्या है। यानी कि कैसे अगर भोजन को हम मुख में डालें तो वह मुख से होते हुए मल द्वार तक जाने तक क्या हो जाएगा, उससे उसके अंदर जितने भी पोषक पदार्थ होंगे वे सब के सब क्या किया जाएगा, अवशोषित कर लिया जाएगा। तो कैसे अवशोषित किया जाएगा, यानी कि जो हमारा भोजन है, तो हम जिस भोजन को करते हैं, हम पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को कि जिस भोजन को हम ग्रहण करते हैं वो जटिल अवस्था में होती है, और पाचन की क्रिया में हम उसको जटिल अवस्था से सरल अवस्था में तोड़ते हैं, और यही तोड़ने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे समझिएगा कि मुख्य गुहा आहार नाल का सबसे बाहरी भाग है, मुख्य गुहा आहार नाल का सबसे बाहरी भाग है ना। यह ऊपरी तथा निचले जबड़े से क्या होती है, घिरी रहती है। आप देखोगे कि हमारे मुख में एक नीचे जबड़ा होता है, एक ऊपर की ओर जबड़ा होता है, और बाहर में ओष्ठ होते हैं जो कि मांसल रचना होती है ना। या फिर ये कह लीजिए कि मोटे मांस का एक तरह से कह लीजिए कि मोटे मांस का एक क्या कह सकते हो उसको, ये आप नॉर्मली बोल दीजिए कि मोटे मांस का बना होता है ना। जिससे क्या होता है कि हमारा मुख गुहा बंद और खुलता
है ना। चलिए आगे, मुख गुहा के अंदर हमने बताया आपको क्या क्या पाया जाता है। तो सबसे पहले हमारा दांत पाया जाएगा, दूसरा हमारा जीभ पाया जाएगा, है ना। चलिए अब हम धीरे धीरे करके देखते हैं कि दांत का काम क्या है, जीभ का काम क्या है। अगर बात किया जाए दांत की, तो दांतों की कुल संख्या, है ना, यानी कि दांतों की कुल संख्या कितनी होती है, 32 होती है। यहाँ पे समझिएगा कि दांत 4 प्रकार के होते हैं। दांत हमारे अंदर जो पाया जाता है ये है तो 32, लेकिन इनमें प्रकार कितने हैं, 4 है ना। अगर पूछ दे एग्जामिनर कि दांत के प्रकार कितने होते हैं, तो आपको आंसर टिक करना है 4। और अगर पूछ दे कि दांतों की कुल संख्या कितनी होती है, तो आपको क्या बताना है, 32। यानी कि दांतों के प्रकारों की संख्या अगर पूछे तो 4, और दांतों की कुल संख्या अगर पूछे तो 32। तो दांतों के प्रकारों की अगर संख्या की बात की जाए तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा इंसीजर, दूसरा हो जाएगा हमारा केनाइन, तीसरा हो जाएगा हमारा मोलर, और चौथा हो जाएगा प्री मोलर। दांत कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, इंसीजर, केनाइन, मोलर और प्री मोलर। इंसीजर की अगर बात की जाए तो हमारे दांत के जो हमारा मुख जो खोलते हैं, तो आगे के 4 दांतों को, जैसे कि ये वाला जो दांत होते हैं ना 4, आगे में जो फ्रंट में देती है, जैसे हम हंसते हैं या फिर स्माइल करते हैं, तो जो दांत दिखाई देती है उसी को क्या कहा जाता है, इंसीजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंसीजर कहा जाता है ना। इंसीजर की अगर बात किया जाए तो इंसीजर की संख्या होती है 8। इंसीजर की संख्या 8, इसकी संख्या 4, है ना। और अगर इसकी बात किया जाए तो इसकी भी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। कितना हो गया, 8 4 12, 12 8 20, और इसकी संख्या होती है 12। चलिए 8 4 8 12, है ना। अब इंसीजर 8, 4 नीचे 4 ऊपर, केनाइन 4, 2 नीचे 2 ऊपर, मोलर भी 8, 4 नीचे और 4 ऊपर, और प्री मोलर 12, यानी कि 6 नीचे और 6 ऊपर। 3 ये साइड पाए जाएंगे लेफ्ट साइड, और 3 राइट साइड, है ना। मोलर भी 2 ये साइड और 2 ये साइड। केनाइन एक इधर नीचे और एक इधर नीचे, और एक इधर ऊपर और एक इधर ऊपर। अभी हम बता रहे हैं कि इन सब का काम क्या है। इंसीजर यानी कि जो हमारे आगे की दांत है, जो हम लोग को दिखाई देता है, ये 4 दांत, है ना। ये 4 दांतों का काम क्या कर रहा है, तो यह किसी चीज को क्या करता है, काटता है। क्या करता है, काटता है या फिर कुतरता है। तो काटने और कुतरने का काम इंसीजर का, काटने और कुतरने का काम इंसीजर का। दूसरा केनाइन, ये जो साइड से आप देखते हैं ना, जैसे कि हम गन्ना खा रहे हैं, तो गन्ना आप कभी भी सीधा खा सकते हैं नहीं, आप जब खाइएगा तो उसको क्या कीजिएगा, हल्का टेढ़ा करके खाइएगा, क्योंकि गन्ना जो होता है वो काफी हार्ड होता है ना। और उसको चीरने के लिए हम लोगों को मजबूत दांतों की आवश्यकता होती है। यानी कि समझिएगा कि 32 दांत में से सबसे ज्यादा अगर कोई दांत मजबूत है तो वो है हमारा केनाइन, है ना। तो केनाइन से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज को चीरते हैं। क्या करते हैं, चीरते हैं। और ये इन दोनों का काम है, मोलर और प्री मोलर का, कि ये किसी भी भोजन को या फिर किसी भी पदार्थ को पीसने और कूटने का काम करते हैं। यानी इंसीजर का काम क्या होगा, चीरना और फाड़ना, है ना, सॉरी, इंसीजर का काम क्या हो गया, काटना कुतरना, काटना और कुतरना। केनाइन का काम क्या होगा, केनाइन किसी चीज को क्या करता है, चीरता है और फाड़ता है ना। चीरने और फाड़ने का काम इंसीजर का, है ना। और मोलर का काम और प्रीमोलर का काम होता है कूटना और पीसना। ये क्या करते हैं कि पीस करके उसको क्या करते हैं, बिल्कुल महीन कर देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि दांत जो होते हैं वो 32 प्रकार के होते हैं, और दांत जो होते हैं वो 32 ठो होते हैं, है ना। दांत की संख्या कितनी है, तो 32 है। दांतों की कुल संख्या 32, और दांतों के प्रकारों की संख्या 4। कौन कौन, इंसीजर, केनाइन, मोलर और प्री मोलर, है ना। इंसीजर, केनाइन, मोलर और प्री मोलर। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि दांत जो होते हैं वो 2 तरह से होते हैं। एक जो हमको दिखाई देते हैं, और दूसरा वो जो मसूड़े के अंदर धंसे होते हैं, है ना। तो जो भाग धंसा होता है उसे जड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जड़। और जो भाग ऊपर रहता है उसे शिखर कहते हैं। यानी कि इंग्लिश में अगर बात की जाए तो उसको रूट कहा जाएगा, और उसको क्राउन कहलाता है ना। जो ऊपरी भाग जो हम लोग को दिखाई देता है वो क्राउन कहलाता है, और जो नीचे धंसा हुआ रहता है उसे हम रूट कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। चलिए इसके अलावा दांत जो होते हैं, है ना, एक पॉइंट और नोट कीजिए कि दांत जो होते हैं ये ऊपरी और निचली जबड़ों में क्या होते हैं, फिट होते हैं। जबड़ों में क्या किए जाते हैं, फिट होते हैं। और दांतों के द्वारा हम भोजन को क्या करते हैं, क्या क्या काम कर सकते हैं, फाड़ सकते हैं, चीर सकते हैं, काट सकते हैं, उतर सकते हैं, और कूट और पीस सकते हैं। ये 6 काम होता है ना, किसके द्वारा, दांतों के द्वारा।
कौन किसका काम है? इंसीजर का काम क्या है? इंसीजर किसी भी भोजन को काटने और कुतरने का काम करता है। केनाइन उसको चीरने और फाड़ने का काम करता है। मोलर और प्रीमोलर उसको कूटने और पीसने का काम करते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को यहाँ तक की क्लास समझ में आया होगा। आगे की क्लास यानी कि जीभ का काम क्या है, ये हम लोग अगले क्लास में करेंगे। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा, जो हम पढ़ाएं इसको समझ में आपको आया होगा। और इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपना नोट्स बनाते चलिए। चलिए, आशा करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।